हेलो हेलो आवाज आ रही है बराबर? चलिए। सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो योनि सर्वसारणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम कुंद कुंदार, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकार्यकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि इस पूरे विश्व में जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में कोई ना कोई काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है। तो उस क्रिया को करने वाला कौन है, ये प्रश्न अपना खड़ा हो गया था। ठीक है ना? तो हमने 4-5 उत्तर इसके निकाले थे जो हम सोचते हैं कि साहब मैं करने वाला हूँ, तो हमने देखा कि मैं तो नहीं कर रहा, क्योंकि यदि मैं कर रहा होता तो हमेशा होना चाहिए था, फिर तो हमारी इच्छा होती और हम कर लेते, क्या दिक्कत थी। फिर देखा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, शायद भगवान कर रहे होंगे। तो पता पड़ा भगवान भी नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान तो कुछ करने वाले नहीं है, वो तो केवल जानने देखने वाले हैं। फिर पता पड़ा कि शायद कर्म कर रहे हैं, पर उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और निष्कर्ष के रूप में एक बता देता हूँ कि कर्म भी कुछ करने वाले नहीं है, तो फिर और कोई करने वाला है कि नहीं? और कोई भी करने वाला नहीं है। तो फिर काम कैसे हो रहा है? क्योंकि दिखाई तो सब दे रहा है, एसी चल रहा है, घड़ी टिक 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 कर रही है, ठीक है ना, हमारी गर्दन हिल रही है, हाथ पांव हिल रहे हैं, पेन कलम चल रही, तो पेन मतलब ये सारी चीजें, तो वर्क होता हुआ तो पूरा दिखाई दे रहा है। फिर इन सब कामों को करने वाला कौन है? जब गहराई से विचार करते हैं ना, तो दिमाग एकदम वो हो जाता है कि यार हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझन हो जाती है। इसलिए अभी आपने आते से ही तुरंत पूछ लिया कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप जल्दी बताओ कौन करने वाला है। ठीक है ना? अब इसमें 2-3 चीजें आप देखिएगा। पहली चीज तो ये है पहली चीज तो ये कि जो भी काम हो रहा है उसको कहा क्या जाएगा? कहा ये जाएगा कि मैंने किया, पर एक्चुअल में किया क्या? एक्चुअल में नहीं किया। मतलब यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि हम काम को करने वाले नहीं हैं, पर कहा यही जाएगा कि काम मैंने किया। ठीक है ना? और यदि इस प्रकार से ही मान लिया जाए क्या कि मैं काम को करने वाला नहीं हूं, केवल कहा जाता है, वो एक अलग चीज है। अब समझाने के लिए 100 ग्लास है, तो 100 ग्लास में से दूध का ग्लास कौन सा है, पानी का ग्लास कौन सा है, तो ये समझाने के लिए समझाना तो पड़ेगा ना। पर ग्लास तो ग्लास का है, दूध का तो ग्लास होता नहीं है, पानी का तो ग्लास होता नहीं है। तो समझाने के लिए जरूर चीज है, पर एक्चुअल चीज तो पता होनी चाहिए ना। और हमारा जो माइंड सेटअप है वो किसके हिसाब से होना चाहिए? कहने वाले के हिसाब से कि मानने वाले के हिसाब से? एक्चुअलिटी के हिसाब से। एक्चुअलिटी के हिसाब से। अब प्रॉब्लम जो आ रही है, मतलब हाँ, यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो चीज कहने की होती है
वो हम मान लेते हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, कहा यही जाएगा कि ये काम किसने किया, कि साहब मैंने किया। कि कौन सुना रहा है, कि साहब मैं सुना रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है, कि साहब हम सब पढ़ रहे हैं। कहा यही जाएगा, पर एक्चुअलिटी का ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम इसके उत्तर की खोज में विश्व की परिभाषा में हमने ये चीज देखी थी। विश्व किसे कहते हैं? हाँ, मतलब वस्तुएं जितनी भी हैं, इस पूरी दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं का ग्रुप यदि कर दो तो वो क्या कहलाएगा? विश्व कहलाएगा। ठीक है ना। अब वस्तु को द्रव्य भी कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, या फिर शास्त्र की लैंग्वेज में कहो, या फिर जैनिज्म की लैंग्वेज में कहो, वस्तु को क्या कहा जाता है? द्रव्य। तो द्रव्य कहो, वस्तु कहो, कोई चीज कह लो, ये सब पर्यायवाची टाइप की हो गए। ठीक है ना, कुछ कुछ अलग डिफरेंस अर्थ भी है, पर एक प्रकार से पर्यायवाची है। कौन कौन? वस्तु है, द्रव्य है, या फिर चीज। ठीक है ना, ये सब एक पर्यायवाची हो गए। ठीक है ना, तो चीजों से मिलके क्या बना हुआ है? पूरा विश्व बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं द्रव्यों की। द्रव्य मतलब उस वस्तु की, उस चीज की, कि वो एक्चुअल में चीज है क्या। क्योंकि उसको काम तो उसमें ही हो रहा है, तो पहले उसको तो समझे कि वो है क्या, फिर ये समझेंगे करने वाला कौन है। और उसको समझते समझते करने वाला ही पता पड़ जाएगा, करने वाला कौन है। इसलिए हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? देखिए, कोई भी आप वस्तु लीजिए, जैसे मान लो हमें द्रव्य की परिभाषा बनानी है कि द्रव्य एक्चुअल में क्या है, ये समझना है ना। तो आप कोई भी द्रव्य लीजिए, कोई भी द्रव्य मतलब कोई वस्तु या फिर कोई भी चीज लीजिए। जैसे मान लो आप नींबू लिया, ठीक है, तो अब नींबू की आप आप कैसे पता लगाओगे कि नींबू है? हाँ, हाँ, आपको यदि नींबू के बारे में बताना है तो आप क्या बताओगे? हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये जो आपने बताया कि वो खट्टा होता है, पीला होता है, गोल होता है, उसमें वजन होता है, ठीक ना, उसमें रस होता है, ये सब चीजें क्या है? हाँ, उसका स्वभाव है। ठीक है ना, या फिर उसके किलो उसकी क्वालिटीज हैं, उसके गुण हैं। ठीक है, अच्छा, इन उसमें नींबू में ऐसे कितने गुण हैं, इतनी कितनी क्वालिटीज हैं उसमें? हाँ, बहुत बढ़िया, विटामिन सी है। तो ऐसी कितनी क्वालिटी है उसके अंदर? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये क्वालिटी है उसकी। हाँ, अब ये जो क्वालिटीज है ये कितनी है, इनकी यदि अपन संख्या करने जाए, देखो आपने जो चीजें बताई ना, कुछ विज्ञान के हिसाब से बताई, कुछ भौतिक भौतिक मतलब जो दिख रहा है उसके हिसाब से बताया। यदि हाँ, कुछ शास्त्र के हिसाब से, यदि आप आयुर्वेद के हिसाब से देखोगे तो उसमें आपको अलग चीजें पता पड़ेंगी कि इसमें इतनी क्वालिटीज होती है कि खांसी में भी काम आता है, ये आपको यदि कुछ हाँ, पाचन में काम आता है, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां से निकल के आएंगी। तो ऐसे यदि नींबू की समग्र क्वालिटीज को यदि देखा जाए तो कितनी क्वालिटी उसके अंदर है? अनंत है। ठीक है ना, अच्छा, इन सारी क्वालिटीज को यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सही है। नहीं, वो भी अपन देखते हैं, पर ये चीज ठीक है क्या कि सारी क्वालिटीज को मिला दिया तो नींबू बन गया? नींबू की आप और क्या परिभाषा बनाओगे? बिल्कुल। इस बात से आप सहमत है ना कि नहीं है, कि आपने क्वालिटीज को मिलाया। जैसे जैसे मान लो अभी नींबू की बात करी, ऐसे ही मैं अब दूसरी चीज बोलता हूँ। मीठा मीठा है, कठोर है, छोटे छोटे दाने होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होता है, सफेद होता है, तो आप तुरंत पहचान गए ना। तो कैसे पहचाने आप? उसकी क्वालिटी से। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि क्वालिटीज को यदि मिला दिया जाए तो वो एक चीज बन जाती है? ठीक है ना, द्रव्य की भी यही परिभाषा है। बात समझ में आई? जितने भी उसके अंदर क्वालिटीज हैं, आप क्वालिटीज को मिला दो,
जो आपने ग्रुप नाम दिया था ना, ग्रुप को ही हिंदी में कहते हैं समूह। तो गुणों के समूह को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? वहां पर विश्व की परिभाषा में हमने क्या देखा था? द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई? मैंने कुछ नहीं बताया, आपने ही बताया मुझे, मैंने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है ना? अब ये जो दो परिभाषाएं हैं, ये दो परिभाषा बहुत काम की परिभाषा है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो, विश्व की परिभाषा जब हमने पढ़ी तो उसमें भी ये चीज आई कि द्रव्यों के समूह को, और गुणों की द्रव्य की परिभाषा पढ़ी तो वहां पर आया गुणों के समूह को। एक में द्रव्यों के हैं, एक में गुणों के हैं, और कॉमन दोनों में क्या है? समूह शब्द। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या दोनों ही समूह एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? समूह तो एक ही होगा। समूह मतलब ग्रुप। समूह तो किसी चीज का भी हो सकता है। हाँ, तो ग्रुप जो है वो एक जैसा है या अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं, द्रव्य जो होगा वो अलग अलग होंगे। उनके जो गुण जिसमें, तो आप एक ग्रुप में डाल दोगे ऐसे ऐसे करके, मुझे लगता है, क्योंकि सबके अलग अलग हैं। द्रव्य एक वस्तु एक गुण, एक ही गुणों का समूह है ना, तो ऐसी अनंत वस्तु, मतलब सबके गुण तो एक जैसे नहीं है। आपको क्या लगता है, अलग अलग है कि एक से है? समूह दोनों, समूह अलग अलग, मतलब गुणों का समूह और द्रव्यों का समूह, ये दोनों ही समूह एक जैसे हैं? मतलब शब्द तो एक है, क्या भाव भी इनका एक ही है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है ना? आप ये देखना कि कौन सा समूह किसके ऊपर सही बैठता है। ठीक है, ये आप निर्णय करना, क्योंकि आप शायद बोल नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, पर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो शायद आप उसमें कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, देखो, एक बोरी जानते हो आप? बोरी, हाँ हाँ, एक बैग समझ लो। उस बैग के अंदर आपने बहुत सारे अनाज भर दिए। अनाज मतलब कई प्रकार के अनाज, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, दाल। दाल भी की कई वैरायटी है, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ऐसे कई प्रकार के अनाज, छोले वगैरह सब उसमें भर दिए। ठीक है, तो ये अनाजों का समूह क्या कहला रहा है? हाँ, तो वो अनाज को अपन ने सबको मिला दिया और उनका एक ग्रुप बना दिया, और वो ग्रुप किसमें रख दिया अपन ने? बोरे में रख दिया। तो वो अनाज का समूह क्या कहला रहा है? एक बोरा। ठीक है, तो अनाज का समूह एक बोरा हो गया। तो एक प्रकार का समूह ये हुआ, अनाज का समूह, इट मीन्स बोरा। ठीक है, दूसरा समूह इस प्रकार का है, आपने नींबू, नमक, शक्कर, पानी और ये इन सबको मिला दिया। अब क्या बन गई? शिकंजी बन गई। तो एक ये समूह है, इन सबका जो समूह है वो क्या कहला रही है? शिकंजी। और तीसरा कठोर है, मीठा है, क्रिस्टल रूप में है, छोटे छोटे दाने हैं, वो चीनी है। ठीक है, अब इन सारी क्वालिटीज का समूह वो चीनी। अब मुझे बताइए, कौन सी परिभाषा, कौन सा एग्जाम्पल द्रव्य की परिभाषा पर सेट होता है और कौन सा एग्जाम्पल विश्व के एग्जाम्पल पर सेट होता है? बताइए। जो अनाज इकट्ठा किया वो द्रव्य है, और जो शिकंजी बनाई वो तरल पदार्थ हो गया, और थर्ड चीनी। चीनी। तो अब आपको निर्धारित करना है कि कौन सा विश्व में जाएगा, कौन सा द्रव्य में जाएगा। द्रव्य में जाएगी। अच्छा, आप
हाथ खड़े कर सकते हैं इस रूप में कि विश्व के एग्जाम्पल के लिए बोरा वाला एग्जाम्पल ठीक है कि नहीं। अच्छा, 2 जनों को छोड़ के बाकी सबके हाथ खड़े हैं, आपको क्या लगता है? नहीं तो उससे कोई लिंक नहीं है, उससे कोई भी लिंक नहीं है, अभी बिल्कुल नया टॉपिक है। हाँ, नहीं इसमें कोई भी कंफ्यूजन की चीज नहीं है। इतनी तो चीजें आपको सुने, वस्तु जो भी है, वस्तुओं को यदि सारी वस्तुओं को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? विश्व बन जाएगा, ठीक है ना। और वस्तु की पहचान कैसे कर रहे हैं अपन? गुणों के माध्यम से। तो गुणों का जो समूह है वो क्या है? वो द्रव्य है, मतलब वस्तु है। अब दोनों में जो समूह शब्द है वो अलग अलग हैं कि एक ही भाव वाले? प्रश्न क्यों लगता है? अलग अलग है। तो अब अलग अलग के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, एक गोरे वाला एग्जाम्पल है, एक सिकंजी वाला एग्जाम्पल है और एक चीनी वाला एग्जाम्पल। अब आपको क्या लगता है कौन सा एग्जाम्पल किस पे सेट होगा? बोरी विश्व। आपको क्या लगता है? पीछे आपको क्या लगता है? हाँ, और जो चीनी है वो क्रिस्टल है, अपने आप में गुण है उसमें, उससे तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इट मींस चीनी द्रव्य, मतलब। और शिकंजी? शिकंजी भी आपका विश्व हो गया, वो विश्व है। अब मैं थोड़ा इसमें एक ट्विस्ट डालता हूँ। इन 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं। चीनी वाला, शिकंजी वाला बेकार। क्या लगता है आपको? चीनी वाला बेकार है। सोचिए, आप सोचिए क्या हो सकता है? विश्व हो सकती है क्योंकि वो उसमें सब चीज एक साथ भी है, अलग भी है, उनको अलग अलग भी आप जिस समय जगते हैं तो एक एक चीज का अलग अलग आपको ऐसे ही सब धर्म का अपना काम कर रहा है, अधर्म का अपना काम कर रहा है, सारे विश्व में सारे ग्रह अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसमें सिकंजी होनी चाहिए विश्व, और जो वो है चीनी वो द्रव्य होना चाहिए। अब देखो समझना, बोरे में और शिकंजी में क्या अंतर है? बोरे में और शिकंजी में ये अंतर है कि बोरे में जहां पर चावल का दाना है वहां गेहूं का दाना नहीं, जहां गेहूं का दाना है वहां अरहर का दाना नहीं, जहां अरहर का है वहां तुअर का नहीं है, और जहां तुअर का है वहां छोले का नहीं है। सब अलग अलग हैं, अलग अलग होने के साथ में एक स्थान पर नहीं है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्थान पर सबके सब हों वो चीज नहीं है, अलग अलग तो हैं पर एक जगह पर नहीं। जबकि विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य मतलब 6 प्रकार के द्रव्य, ठीक है ना। हाँ, देखो द्रव्य जो होते हैं ना, द्रव्य होते अनंत हैं। कितने होते हैं द्रव्य? वस्तुएं कितनी होती हैं? आप बता सकते हो कैसे अनंत हो जाएंगे? थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आप मुझे बता सकते हो कि अनंत कैसे हो सकती है? नहीं तो कैसे अनंत है? कैसे? जैसे एक जीत ये तो ऐसे अगर आप हाँ, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो जीव द्रव्य, हम सब जीव हैं कि नहीं है, ठीक है ना, लिविंग थिंग है ना। तो लिविंग थिंग में पूरे विश्व में लिविंग थिंग की आबादी कितनी है? नहीं विश्व मतलब अभी जो ये विश्व अपना है इसमें
लगभग 7-8 अरब। ठीक है ना, ये केवल मनुष्यों की आबादी है। इसके अलावा पेड़ जो है, क्या वो लिविंग थिंग नहीं है? वो भी लिविंग थिंग है। अब आप सोच सकते हो कितने सारे जीव हो जाएंगे। अब ये तो केवल जीव द्रव्य है, पर अब ये जितनी भी चीज, जैसे ये माइक है या फिर मोबाइल है या फिर चश्मा है, ये जिनवाणी है, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, घड़ी, एसी, पंखा, ये सारी चीजें तो वस्तुएं हैं। इन सारी वस्तुओं को आप मिला दोगे तो कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? अनंत वस्तुएं। अब इन अनंत वस्तुओं को क्वालिटी के आधार पे बांट दिया, और कितनी कैटेगरी में बांटा? 6 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है ना, अब 6 कैटेगरी कौन कौन सी वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, किसके आधार पर बांटा? क्वालिटी के आधार पर। जैसे अपन इस प्रकार से बांटते हैं ना कि पूरे विश्व में वैसे तो 8 अरब लोग हैं। ठीक है ना, अब उनमें से जो भी ईसा मसीह को मानता हो तो वो कौन हो जाएगा? क्रिश्चियन हो जाएगा। जो महात्मा बुद्ध को मानता हो वो कौन हो जाएगा? बौद्ध। ठीक है ना, जो शिव को मानता हो वो हिंदू हो जाएगा। ठीक है ना, शैव हिंदू जो भी कह लो। ठीक है ना, जो महावीर को मानता हो जैन हो जाएगा, जो अल्लाह को मानता हो मुस्लिम हो जाएगा। तो ये क्या हमने किया, कैटेगरी बना दी। बात समझ में आई? तो ये इनको इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये इस प्रकार के लोग हो गए। ऐसे ही हमने वस्तु में जो गुण थे ना, उनकी क्वालिटीज थी, तो उनकी क्वालिटीज में कॉमन चीज देखी कि इनमें ये चीज कॉमन पाई जा रही है, तो जो कॉमन था उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर दिया। और कितनी कैटेगरी में डाल दिया? 6। बात समझ में आ रही ना? तो वस्तुएं नॉर्मल कितनी है? अनंत। पर यदि उनको कैटेगरी में डाल दिया जाए तो कितनी हो जाती है? 6। अब वो 6 कौन कौन सी वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना, इसको कहते हैं, यदि ये कैटेगरी जो अपन ने वर्ड यूज किया ना, इसको यदि थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें तो कहते हैं जाति। जाति। ठीक है ना, कास्ट वो अलग हो जाएगी, ये जाति अलग है। ठीक है ना, तो हाँ, अब इसको इस प्रकार से कहेंगे कि संख्या अपेक्षा यदि द्रव्यों की बात की जाए तो कितने होंगे? अनंत। और जाति अपेक्षा से यदि द्रव्यों की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, संख्या अपेक्षा अनंत और जाति अपेक्षा 6। ठीक है ना, अब हमने जो बोरे वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या स्थिति थी कि जहां छोला था वहां चावल नहीं था, वहां दाल नहीं थी। जबकि सिकंजी वाले एग्जाम्पल में क्या है, जहां पर नींबू है वहीं पर नमक है कि नहीं है, वहां पानी है कि नहीं है, वहां चीनी है कि नहीं है। एग्जैक्टली विश्व में द्रव्य होते हैं। विश्व के एक एक हिस्से पर, जैसे मान लो ये हिस्सा है विश्व का, ये पूरा विश्व ही है। अब ये जो हिस्सा है, इस मान लो ये हिस्सा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये जो एरिया है, इस एरिया में, इतने से एरिया में 6 प्रकार की जाति के द्रव्य हैं। तो सब मिल गए होंगे। शिकंजी कैसी थी? सब मिल गए थे उसमें? बोलिए, मिलके भी अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? चीनी, वहीं पर चीनी भी है, वहीं पे नींबू भी है, वहीं पानी भी है, वहीं क्या बोलते हैं, नमक भी है, पर सब एक ही जगह पर होते हुए भी सबके सब अलग अलग हैं। और अलग अलग बाद में होते हैं कि पहले ही है अलग अलग, अभी वर्तमान में अलग अलग है? बोलिए, अभी ही अलग अलग है। यदि आप उसको टेस्ट करोगे तो ये बता पाओगे कि इसमें नमक ज्यादा है कि कम है, चीनी ज्यादा है कि कम है।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अलग अलग है तो बता पाए कि मिल गए तो फिर बता पाते आप? कुछ बात समझ में आ रही है? सबके टेस्ट अलग है, इसलिए उसको हम बता पाए। अगर सबका हाँ, सबके यदि यदि मान लो नमक पानी के अंदर जो नमक था वो मिल जाता तो नमक पानी रूप हो जाता, फिर आप नमक का टेस्ट पहचान पाते? नमक तो पहचान लिया जाता है। नहीं वो इसलिए क्योंकि मिला नहीं, मतलब ये उसका मिल भी गया फिर भी उसका मिल गया फिर भी मिला होने पर भी मिला नहीं है। मतलब जो अपनी क्वालिटी है वो अपनी क्वालिटी जो है वो वैसे ही वैसे वो मिक्स से भी नहीं होने के बाद यदि आप समुद्र का पानी होता है तो समुद्र के पानी में नमक होता है कि नहीं होता है? तो आप नमक निकाल लो, अलग से निकाल पाओगे कि उसको आप पहचान तो सकते हो पर तुरंत नहीं निकाल सकते। निकालने के लिए उसकी पूरी प्रोसेस होगी, पानी को उड़ाया जाएगा, अब क्या बचेगा आपके पास? नमक बचेगा। इसका मतलब वो मिला था कि नहीं मिला था? कुछ बात समझ में आ रही है? वस्तुएं कभी भी, दो वस्तुएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है, मिली हुई दिखाई देती है, मिलती कभी नहीं है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। वस्तुएं आपस में मिली हुई दिखाई देती हैं पर मिलती कभी नहीं है। ठीक है ना? अब जो शिकंजी है, अपनी शिकंजी की एक बूंद लो आप, तो एक बूंद में आपको चारों चीजें मिलेंगी। पानी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, नींबू मिलेगा और चीनी मिलेगी, पर सब अलग अलग है कि नहीं है? एग्जैक्ट विश्व में द्रव्य पाए जाते हैं। विश्व के हर हिस्से में आपको छहों द्रव्य मिलेंगे, पर छहों द्रव्य आपस में मिल गए कि नहीं मिले? वो मिलते कभी नहीं है। एक साथ पाए जाते हैं पर मिलेंगे नहीं। कदाचित यदि हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो केवल हमारा भ्रम है। हम भ्रम से ये मानते हैं कि वो मिल गए। भ्रम मतलब समझ रहे हो ना? भ्रम मतलब आटा है, हाँ, उसमें आपने आटा भी है, नमक भी है और पानी भी है। फिर आप अब उसमें तो आप पानी और नमक का टेस्ट अलग अलग नहीं बता सकते। पानी और नमक का टेस्ट हाँ, आटे में से। रोटी रोटी में से जो हाँ, नमक चख के बताते नहीं है, रोटी में नमक से ये देखो ये चीज अलग है कि आप टेस्ट से बता पाओ कि नहीं बता पाओ। ठीक है ना? नॉर्मली यदि आप नमक वाली रोटी खाते हो कि बिना नमक की रोटी खाते हो? मतलब कभी दोनों की होती है, किसी में नमक किसी हाँ, में बिल्कुल नमक नहीं। अब जिसको यदि नमक वाली रोटी खाने का शौक है ना, नमक वाली मतलब पूरी नमक की नहीं है, उसमें थोड़ा सा नमक डला हुआ है। अब यदि आपको बिना नमक की रोटी दे दी जाए तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें नमक नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगी। तो आप पहचान गए कि नहीं पहचान गए? बात समझ में आई ना? और यदि आप उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए ले जाओ तो आटे में जो क्वालिटीज़ हैं, उसमें जो ग्लूटोन है और जो भी चीज़ें, वो आपको अलग दिखाई देंगी। नमक में जो NaCl है वो आपको अलग दिखाई देगा, और उसमें जो आपने H2O मिलाया है वो आपको अलग दिखाई देगा। तो कहाँ मिला है? मिले हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देना ये हमारा भ्रम है। भ्रम में तो कुछ भी दिखाई देता है, जो नहीं होता वो भी दिखाई देता है। पहले देखा था ना हमने, हवाई जहाज इतना सा दिखाई देता है, होता है? होता तो नहीं है। हमें वो इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो होता है वो? कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 कलर होते हैं। मुझे एक भी कलर दिखाओ, आप कौन सा कलर है? प्रूफ करना पड़ेगा कौन सा कलर है। दिखाई देने से काम नहीं चलेगा, प्रूफ करो। वहां देखेंगे तो क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ट्रेन की पटरी एक मिलती हुई दिखाई देती है आगे की तरफ, तो मिल जाती है। एक्सीडेंट हो जाएगा भाई साहब आपका। बात समझ में आई? मिलती कभी नहीं, दिखाई कुछ कुछ भी दिखाई दे सकता है आपको, पर एक्चुअल क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? कभी भी मिलते नहीं है, वो हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। ये वस्तुओं की क्वालिटी है। बात समझ में आ रही है ना? तो यही चीज यहाँ पर है। अब
अब 3 एग्जाम्पल दिए थे, एक बोरे का एग्जाम्पल था, एक शिकंजी का था और दूसरा तीसरा चीनी का था। अब मुझे बताइए कौन सा एग्जाम्पल किस पर ज्यादा बेहतर तरीके से होगा? शिकंजी विश्व होगा, ठीक है ना। और चीनी वो द्रव्य का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब मुझे शिकंजी और चीनी के माध्यम से ये बताइए कि विश्व में द्रव्य किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। शिकंजी के एग्जाम्पल से बताइए। हम्म, तरल भी सॉलिड मतलब ये बात समझ में आ रही है? गुण की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व, विश्व की परिभाषा में द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं, मतलब ये जो विश्व पूरा है इसमें द्रव्य कैसे रह रहे हैं कि एक पॉइंट पर सारे ही द्रव्य हैं पर सबके सब द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हैं। आप उनको कितने ही मिक्स करने की कोशिश करो, मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? वो मिक्स नहीं होते। हाँ, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे सारे द्रव्य रहते हैं पर वो सब अलग अलग रहते हैं। अभी जो पॉइंट शब्द मैंने यूज किया ना, पॉइंट को आप हिस्सा भी कह सकते हो, एरिया का सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है ना। और इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है प्रदेश। क्या कहते हैं? प्रदेश। प्रदेश मीन्स हाँ, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके। किसका नहीं, किसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके? नहीं, पॉइंट मतलब प्रदेश, ठीक है ना। प्रदेश मतलब क्या? किसका हिस्सा? अणु का हिस्सा। सबसे छोटा अणु किसका कोई पूछना है? देखो, अणु अणु अलग चीज है, प्रदेश जो बात है ना वो एरिया का सबसे छोटा हिस्सा है। एरिया मतलब ये जो जगह है, जगह का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा जिसका दूसरा टुकड़ा न किया जा सके, बिल्कुल छोटा सा एरिया, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा एरिया, वो क्या कहलाता है? प्रदेश। अब एक प्रदेश पर जितने भी द्रव्य हैं वो सबके सब पाए जाते हैं, मतलब सब द्रव्य पाए जाते हैं, मतलब शिकंजी के अंदर एक ड्रॉप भी शिकंजी का होगा, उसमें सारे गुण होंगे, मतलब सारे द्रव्य होंगे। हाँ, तो द्रव्य मतलब कितने? अनंत द्रव्य, 6 द्रव्य, ठीक है ना। अनंत जरूरी नहीं, क्योंकि आप तो वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं, तो हम दोनों एक पॉइंट पे कहाँ हैं? बात समझ में आई ना। पर सारे द्रव्य होंगे, सारे द्रव्य मतलब 6, ठीक है ना। जातीय अपेक्षा 6, पर सब अलग अलग होंगे। की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, जाति अपेक्षा क्यों कहा मैंने, संख्या अपेक्षा क्यों नहीं कहा? संख्या की अपेक्षा से तो वो स्पेस ज्यादा लेंगे ना। हाँ, संख्या की स्पेस क्योंकि संख्या की अपेक्षा तो स्पेस बहुत सारे ले लेंगे, अनंत है वो तो, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। अब जैसे आपने नींबू का रस निचोड़ा, तो नींबू का रस तो एक पूरा नींबू था और पानी मान लो 1 लीटर था, तो 1 लीटर की वॉल्यूम भी तो ज्यादा है, पर एक जो पॉइंट है उस पॉइंट पर नमक भी है, नींबू भी है, शक्कर भी है, पानी भी है। हाँ, किसका एरिया? नहीं नहीं नहीं, वो अपन बाद में समझेंगे रहते किस प्रकार से है, पर एक पॉइंट पर सबके सब रह सकते हैं, ठीक है ना। और सब एक पॉइंट पर रहते हुए भी सब अलग अलग हैं और उनको अलग अलग किया भी जा सकता है। तो ये जो 3 बातें हैं, कौन कौन सी? सब एक साथ हैं, एक प्रदेश पर हैं, दूसरा सब एक साथ हैं, एक साथ रहते हुए भी अलग 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 हैं और उनको अलग अलग किया भी जा सकता है। ये बात बैठती है किसके ऊपर? विश्व के, विश्व मतलब विश्व के ऊपर, कि विश्व में द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं।
तो किस प्रकार से रहते हैं बताएंगे अब आप? एक में एक साथ रहते हैं, अलग अलग भी किया जा सकता है। अलग अलग भी किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है? क्योंकि अलग अलग हैं। और अब द्रव्यों पर चलो, तो अब द्रव्यों पर क्या चीज घटित होगी? उनके गुण। हाँ, समूह। तो गुण एक साथ है कि नहीं है? एक पॉइंट पर सारे गुण है कि नहीं है? हाँ, है। आप शक्कर का दाना लो, तो जहां पर मिठास है वहां कठोरता है कि नहीं है? वहां सफेदी है कि नहीं है? इसका मतलब एक ही पॉइंट पर सारे गुण हैं। द्रव्य में भी सेम अलग अलग है कि नहीं है? मतलब सब अलग अलग भी है, कठोरता अलग है, मीठा अलग है, और अ, उसका जो सफेदी है वो अलग है, ठीक है ना? पर अलग अलग किए जा सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि साहब शक्कर शक्कर आप रखो, मीठा मीठा हमें दे दो, अलग नहीं कर सकते। ये कर सकते हो आप? वस्तु का नाश हो जाएगा। आप अलग नहीं कर सकते ना बेसिकली। हाँ, वस्तु का बेसिकली यही बात है ना। बात समझ में आई ना? तो ये इसकी कुछ जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको समझना पड़ेगा, और इसको समझने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है आगे चल के। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत फायदा पड़ने वाला है। मैं भी एक दो उदाहरण भी दे देता हूँ आपको, फायदा किस प्रकार से होगा। इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? विश्व में द्रव्य किस प्रकार से रहते हैं? एक में एक रहते हैं, एक के अंदर एक, एक साथ एक पॉइंट पर सबके सब द्रव्य हैं। सबके सब मतलब जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा नहीं, जाति अपेक्षा एक ही पॉइंट पर सब हैं, पर सभी द्रव्य अलग अलग हैं और अलग अलग किए भी जा सकते हैं, ठीक है ना? जीव अलग हो सकता है, पुद्गल अलग हो सकता है, ये इस प्रकार से, ठीक है ना? अब इससे फायदा क्या हुआ, इसको आपने समझा, फायदा क्या हुआ इससे? वस्तु स्वतंत्रता। और इसमें से आप पॉइंट्स निकालिए कि इसमें से क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर चीज स्वतंत्र है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बताइए, बताएंगे आप? सब द्रव्य अलग। सोचिए, बहुत काम की चीज है ये। हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल फैक्ट, जो एक्चुअल स्थिति है कि सारी वस्तुएं एक साथ रहती हैं फिर भी अलग अलग हैं, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है, इफेक्ट नहीं होता है। नींबू का नमक पे कोई इफेक्ट नहीं है, और यदि इफेक्ट हमें दिखाई देता है वो केवल हमारा भ्रम है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ी चीज सिद्ध हो रही है इस चीज से। यदि इतनी चीज समझ में आ जाए, हमारा बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। सब स्वतंत्र है, तो कर्तापना भी नहीं है। कर्तापना हाँ, भी नहीं है। अनेकांत, ठीक है, और अकर्तापना आएगा, और स्वतंत्रता। अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। एक पॉइंट पर मान लो 6 प्रकार की चीजें हैं, ठीक है ना? जैसे अपन एग्जाम्पल में लें तो एक बूंद में नमक भी है, नींबू भी है, पानी भी है और चीनी भी है। इसका मतलब सब अपने आप में है कि नहीं है? क्या खत्म हो गए हैं? इसका मतलब कोई भी द्रव्य खत्म नहीं होता, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। ये पहला पॉइंट है कि उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। उसका मतलब द्रव्य का, वस्तु का, तो वस्तु का अस्तित्व हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो वस्तु है, एक वस्तु क्या दूसरी वस्तु को इफेक्ट पहुंचा रही है? इसका मतलब जब इसको टेक्निकल भाषा में कहेंगे, हिंदी, अच्छी हिंदी में यदि कहेंगे, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को या फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता है। नींबू और नमक को आप कितने ही मिला लो, क्या वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता है। बोलो आप कितना ही मिला लो उसको, आप अभी
किससे मिलाते हो आप? मान लो चम्मच से मिला रहे हो आप, उस मिक्सी से मिला दो आप, तो मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? सब पूरी शक्कर गायब हो गई, गायब हो गई तो खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होती है। क्यों? पहला पॉइंट क्या है? उसका अस्तित्व अस्तित्व हमेशा है, तो नाश नहीं होगा वो कभी। भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। नमक कभी खत्म होगा उसमें? नींबू कभी खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित नहीं करता है। तो कितने ही उसको मिलाएं, तो क्या नींबू नमक में घुस जाएगा? हमेशा NaCl NaCl रहेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज रहेगा, H2O H2O रहेगा। ये उसकी क्वालिटी उसमें पाई ही जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा कर दो तो वो चीज कम हो जाए। कम हो जाए मतलब खत्म हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं। तो प्रभावित नहीं करता। तीसरा, जो द्रव्य है वो द्रव्य काय का मिलकर काय से बना हुआ है? गुणों से बना हुआ है। उसमें कितने गुण हैं? अनंत गुण है। ठीक है ना। द्रव्य 6 होते हैं, गुण कितने हैं वस्तु में? अनंत है। तो अनंत गुण की यदि कोई वस्तु है तो वो हमेशा उतने रहते हैं गुण के कम ज्यादा होते रहते हैं? उतने ही हैं। क्योंकि आप उसमें से गुण को अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप चीनी चीनी आप रख लो, मीठा मीठा हम ले जाएं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब गुण जो है वो द्रव्य से अलग नहीं किए जा सकते। तीसरा पॉइंट अपन ने यही देखा था ना, जो दोनों में अंतर देखा था कि इसको अलग अलग किया जा सकता है पर इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। द्रव्य को गुण से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। इसका मतलब तीसरा जो पॉइंट है कि द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, वो पूरा है। तीसरा पॉइंट क्या है? द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब पूरा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक एक क्वालिटी भी उससे आप अलग नहीं कर सकते। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आ ही नहीं सकती है। क्यों? क्यों नहीं आ सकती है? कोई भी गुण कम नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें अनंत गुण हैं, अनंत क्वालिटीज हैं, इसलिए वो कैसा है? वो परिपूर्ण है, मतलब पूरा है, अधूरा नहीं है, कमी नहीं है उसमें। ठीक है, 3 क्वालिटी हो गई। पहला कौन सी है? उसका अस्तित्व है। ठीक है ना। दूसरा, अस्तित्व हमेशा रहेगा। प्रभावित नहीं करता है। तीसरा, परिपूर्ण है। ठीक है ना, मतलब पूरा है। और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, उसे जो द्रव्य है, द्रव्य को अपना काम करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। वो अपना काम करने के लिए फुल्ली कैपेबल है। द्रव्य अपना काम करने में पूर्ण समर्थ है, उसे अपना काम करने के लिए किसी दूसरे द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। ये 4 पॉइंट आए समझ में आपको? अभी अपन समझ रहे हैं इसको। मैं फिर से बोलता हूं, चौथा पॉइंट, द्रव्य अपना काम करने में पूर्ण समर्थ है, उसे अपना काम करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे नींबू का काम क्या है? खट्टा करना। तो उसको खट्टा करने के लिए ऐसा नहीं है कि नमक की जरूरत पड़े, वो अपना काम करने के लिए खुद समर्थ है, उसको नमक की जरूरत नहीं है, उसको चीनी की जरूरत नहीं है कि साहब चीनी आएगी तो मैं खट्टा करूंगा, ये चीज नहीं है।
वो खुद अपने आप में वैसा है, और उसको जो भी काम उसमें हो रहे हैं वो खुद कर रहा है, किसी दूसरे की उसको अपेक्षा नहीं है। ये बात समझ में आई? ये 4 क्वालिटी इतनी शानदार हैं, इतनी शानदार हैं, आप जब इसका गहराई से विचार करोगे आप मौज करोगे, मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा। अभी हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आप केवल आपको पॉइंट्स मिले हैं, और इस पर अपन पूरा समझेंगे इसको डिटेल में धीरे धीरे। कौन कर रहा है, हाँ इसका वो सब चीजें अपने आप में आप हाँ, ये चौथा पॉइंट जो है ना वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसको अपन और बहुत डिटेल में आगे समझेंगे कि एक्चुअल में काम हो कैसे रहे हैं, ठीक है ना, कौन कर रहा है। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा था आपने? प्रभावित नहीं करता। इसको मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको देखकर आपको तुरंत ही गुस्सा आता है। जैसे ही आप देखते हो ये सोचते हो अरे यार कहाँ से आ गए, शकल नहीं देखनी इसकी मुझे, और इरिटेशन छूटती है बहुत ज़्यादा, क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है। अब यूनिवर्सल फैक्ट समझने के बाद आपको क्या समझ में आएगा? उसके कारण नहीं है, उसको हम प्रभावित से हुए इसी बोलो। उसके व्यवहार से हमें कुछ होना नहीं चाहिए। यूनिवर्सल फैक्ट तो ये है कि वो मुझे प्रभावित नहीं करता, वो अपने आप प्रभावित वो नहीं हमको करता। नहीं प्रभावित कर सकता, हमारी अपने स्वभाव। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई भी व्यक्ति आप सोच रहे हो कि मुझे उससे इरिटेशन हो रही है, तो इरिटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है वो आप? किसी भी द्रव्य में ये लायकात नहीं है कि वो किसी को इफेक्ट पहुंचा दे। वो द्रव्य मतलब वो जो वस्तु है, वो जो व्यक्ति है, वो तो इतना दूर है जिससे आप इरिटेट हो रहे हो। यहाँ तो कह रहे हैं पूरा मिला दिया, नमक नींबू शिकंजी पूरा बना दिया उसको, मिलने के बाद भी प्रभावित किया कि नहीं किया? ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो फिर साहब हमें चिड़चिड़ापन क्यों आता है? कि वो आपकी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत कुछ सही हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? बहुत कुछ सही हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रभावित नहीं करता है। तो साहब हम तो प्रभावित हो रहे हैं, हमें क्यों फिर सामने वालों को देख के गुस्सा आती है? ये आपकी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये केवल आपका भ्रम है कि आप उससे परेशान हो रहे हैं, और भ्रम को दूर करने का एक ही उपाय है, क्या? यूनिवर्सल फैक्ट समझना। चारों तरफ से आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करना उपाय नहीं है। फैक्ट समझ लो। देखो भ्रम दूर करना मतलब क्या है? भ्रम एक प्रकार का अज्ञान है, और अज्ञान की जब भी उपमा दी जाती है तो वो अंधेरे से दी जाती है, ठीक है ना। अज्ञान, अंधकार, वो सारे आपने शब्द, आपने पहले ऐसी स्तुति वो पढ़ा भी होगा प्रार्थना में, अस्तोर्मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, ठीक है ना। तो तम की कैसे की अपन ने? प्रकाश से, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये जो अज्ञान है, अज्ञान की तुलना हमेशा तम मतलब अंधकार से की जाती है। तो मान लो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा, गुप्त बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर, और 100 साल से अंधेरा है, 100 साल से इतनी सी भी उसमें रोशनी नहीं है। तो बताओ उसको दूर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? अरे दिया वगैरह तो पुरानी चीजें हो गई, मोमबत्ती। अब तो ये स्थिति है कि आप घर में एंटर करो, लाइट जल जाती है, सेंसर सिस्टम है। अब तो आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई ना? भले ही कितने ही टाइम पुराना अंधकार हो, तुरंत छूमंतर होता है। ऐसे ही कितना ही पुराना ज्ञान हो, कितना ही पुराना भ्रम हो, भ्रम को दूर करने का केवल एक उपाय है, क्या? केवल सच्ची समझ, जो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, ये समझ में आ जाए एक बार कि ये तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई साहब वहां पे 7 रंग हैं, बहुत बढ़िया रंग है, 7 प्रकार के होते हैं, और ये होता है वो होता है। आप भ्रम में थे, क्यों? वहां कुछ भी नहीं था।
बात समझ में आ रही है? रेगिस्तान में पानी होता है कि नहीं होता है? पानी होता है, वो दिखाई देता है, होता कुछ नहीं है। अब आप उसके पीछे पड़ो तो क्या होगा? आप केवल मारे जाओगे, प्यासे मरोगे आप और निराश होगे। हमेशा आपको हताशा हाथ में आएगी, आप डिप्रेशन में जाओगे, निरंतर टेंशन आपको रहेगी। कब? यदि आप भ्रम में फंसोगे तो। और फिर ये चीज पॉइंट कर लेना, यदि आपको टेंशन हो रहा है, यदि आपको डिप्रेशन हो रहा है, यदि आपको निराशा हो रही है, यदि आपको द्वंद्वात्मक स्थिति है कि ये करें कि ये करें, ऐसा हो कि वैसा हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इट मीन्स आप भ्रम में हो, आप अज्ञान में हो। और अज्ञान दूर करने का क्या उपाय है? आप यूनिवर्सल फैक्ट समझ लो। यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? ये 4 पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? बताओ, सामने वाले से आप इफेक्ट होते हो कि नहीं होते? सामने वाला कुछ के दे, फिर देखो कैसा, ऐसा लगता है कि क्या कर दें इसका हम। सारा प्रेशर ही खत्म हो जाएगा, प्रभावित होंगे, हाँ, काफी कुछ चेंज हो जाएगा यदि हम एक दूसरे से प्रभावित होंगे। तो जो सारा टोटल जो आज चल रहा है, प्रेशर है, वो सब वही तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, कहने के लिए सारी चीजें बढ़िया है, ठीक है ना, पर मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स मेंटल प्रॉब्लम है। हमें शरीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर से तो किसी किसी को प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के कान में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, ये किसी किसी के है। पर मेंटल प्रॉब्लम 99% लोगों के है। मेंटल प्रॉब्लम मतलब कोई मेंटल ऐसा नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम मतलब यदि आपको टेंशन है, यदि आप ये सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, ये हो कि ये हो, ये क्या है? बात समझ में आ रही है ना? तो ये, इससे आप निकलना चाहते हो कि इसमें रहना चाहते हो? ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम फैक्ट समझें, और फैक्ट ये है कि सामने वाली चीज आपको प्रभावित करती है कि नहीं करती है। जो प्रभावित ही नहीं करती है, और हम सोच रहे हैं कि भाई सामने वाला प्रभावित करता है। अब मुझे बताओ, पत्नी के कारण पति को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? या फिर पति के कारण पत्नी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बोलिए। बोलो। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, गाली सुन के मन में बहुत ज्यादा उछल कूद मस्ती है कि नहीं मस्ती है? होती है, रिएक्शन होता है। अब ये केवल और केवल अज्ञान है। फैक्ट ये है कि सामने वाले की गाली से आप प्रभावित हो ही नहीं सकते। अब देखो, यदि आपको पता पड़े, मतलब फैक्ट यदि आपको पता पड़े, मान लो फैक्ट आपको पता पड़ा, अभी तक आप प्रॉब्लम में थे कि इसने मुझे गाली कैसे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, इसने फालतू में ऐसा किया। अब फैक्ट पता पड़ा कि पागल है, अब क्या होगा? कि अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पागल है ना, पागल की बात कौन ध्यान करे? बात समझ में आई ना? पर ये तो एक अलग चीज है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि वो प्रभावित नहीं करता। हम हो रहे हैं, और हो कैसे रहे हैं? भ्रम से हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम में किसी प्रकार की कोई कमी है कि नहीं है? हाँ, ये कमी जरूर है, पर ये कमी काय की है? ये हम फैक्ट नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्चुअल हमें रियल चीज समझ में नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है। पर किसी चीज की कोई कमी हो
ये चीज नहीं है। किसी चीज की कोई कमी हो ऐसी बात नहीं है। कमी तो हम मानते हैं कि साहब हमें पैसों की कमी है, साहब हमें ये कम है, साहब हमें वो कम है, ये कोई कमी होती है? देखो अपन पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल फैक्ट। यदि पैसा कम है तो कहा जाएगा कि पैसों की कमी है। यदि भूख लगी है तो ये कहा जाएगा कि भाई साहब भूख लगी है, ठीक है ना। पर हमें यूनिवर्सल फैक्ट समझना पड़ेगा। क्रिया तो सब करनी पड़ेगी हमको। वो क्रिया करना या फिर वो चीजें मैं कह रहा हूँ ना, कहने वाला फैक्टर अलग है, वो समझने के लिए है केवल कि दूध का ग्लास कौन सा है और पानी का ग्लास कौन सा है। पर ग्लास को तो हम एक्चुअल में समझे, ग्लास क्या है। ग्लास दूध का होता है कि पानी का होता है? ग्लास तो ग्लास का है, ठीक है ना। यदि चांदी का होगा तो वो चांदी का होगा, यदि वो ग्लास का होगा तो ग्लास मतलब कांच का होगा तो कांच का होगा, और यदि स्टील का होगा तो स्टील का होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो भी तो हमें समझना चाहिए। अब हम ब्रह्म से क्या मान रहे हैं, नहीं नहीं ये तो पानी का ही है। अब आप सिद्ध करके बताओ पानी का है, आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। कहने की चीज को आप कभी भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो हमारी मेंटेलिटी है वो किस अकॉर्डिंग होना चाहिए? फैक्ट के अकॉर्डिंग। और बोली किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? व्यवहार के अकॉर्डिंग। व्यवहार मतलब जिससे चीजें समझ में आए सामने वाले को। हमें तो समझ में आ रही मेंटेलिटी के हिसाब से, पर हम सामने वाले को मेंटेलिटी के हिसाब से या फिर यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से नहीं बोलेंगे कि ये चांदी का ग्लास है, ये नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि साहब ये दूध का ग्लास है। बात समझ में आ रही है? तो हम परिपूर्ण हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और चौथा पॉइंट क्या है कि अपना काम करने के लिए द्रव्य को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करने के लिए पूर्ण समर्थ है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब इसको भी आप लगाना। ये अभी मैं खोल नहीं रहा हूँ, इसको अपन बाद में खोलेंगे, बहुत विस्तार से खोलेंगे इसको, तो आपको बहुत मजा आएगा। तब एक्चुअल चीज समझ में आएगी किस प्रकार से वर्क हो रहा है। ठीक है ना। तो आज अपन ने 4 पॉइंट्स देखे, और काय में से निकाले 4 पॉइंट्स? विश्व की परिभाषा में से, कि विश्व में द्रव्य किस प्रकार से पाए जाते हैं और द्रव्य में गुण किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे कैसे पाए जाते हैं विश्व में द्रव्य और द्रव्य में गुण? चीनी की तरह से पाया जाता है। और बोरा? हाँ, वो मात्र द्रव्य, अलग अलग द्रव्य है, ठीक है ना। वो विश्व का या फिर द्रव्य का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, पर वो किसी का उदाहरण नहीं बन सकता। हाँ, ठीक है ना, वो किसी का उदाहरण नहीं बन सकता। हम सोचे कि ये उदाहरण बन जाए किसी चीज का, तो वो चीज नहीं है। ठीक है, इतनी चीज एकदम क्लियर नहीं हुई? क्लियर तो आप एक बार क्लियर करना। हाँ हाँ, आप सुनिएगा, हाँ रिकॉर्डिंग सुनिएगा, और यदि फिर भी क्लियर नहीं होगा तो अपन दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क भी है कि आप विश्व के एग्जाम्पल ढूंढ के लाना। जैसे अपन ने सिकंजी का लिया, ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल ढूंढना। वो तो सिकंजी जैसे ही हो गया। हलवे में प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। नहीं, वहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि जहाँ किशमिश होगी वहाँ पे काजू नहीं होगा। हाँ, तो फिर आप बना सकते हो, ठीक है ना। वो चीज आप कर सकते हो हलवे में, ठीक है ना। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल देखिएगा।
ठीक है ना। शिकंजी मतलब लिक्विड में ना देख के किसी दूसरी चीज में देखिए। सब हाँ? खाने देंगे लड्डू में प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको। खाने पीने का ही और भी चीज ले सकते हो आप। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे हाँ, जैसे ब्लड है आपका, ब्लड में एक एक ब्लड से मतलब इतना सारा ब्लड आपके अंदर बह रहा है और सैंपल कितने का लिया जाता है? एक बूंद, ठीक है ना। और एक बूंद से क्या क्या पता कर लिया जाता है? सब कुछ। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? आपके एक बूंद ब्लड में सारी चीजें हैं और सब अलग अलग हैं कि एक में एक है? एक में एक है। एक में एक मतलब एक ही जगह पर है पर सब अलग अलग है। बात समझ में? और उनसे ही मिलकर वो खून बना हुआ है। कोई खून अलग नहीं है। यदि उनको अलग कर दोगे तो खून अलग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, मतलब उस रूप ही खून है। अब उसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसी में प्लाज्मा भी है, उसी में ऊतक भी है और जो भी चीजें उस खून के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उन सबसे वो मिलके बना हुआ है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल काय का है? विश्व का कि द्रव्य का? विश्व का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें सेपरेट ये चीजें हैं अलग अलग, ठीक है ना। ऐसे आप अब दूसरे एग्जाम्पल देखिएगा, पर लिक्विड चीज को छोड़ के, ठीक है। सोचना। और एक और दूसरा जो होमवर्क है वो ये है, द्रव्य में गुण किस प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे विश्व में तो द्रव्य अपन ने देख लिए कैसे पाए जाते हैं, एक ही जगह पर है, वो सब अलग अलग हैं और उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। ऐसी द्रव्य में भी अपन ने देखा है कि सब एक जगह पर हैं फिर भी सब अलग अलग हैं, पर उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। पर अब इसके एग्जाम्पल भी आप देखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल इट मीन्स वो चीज समझ में आए। हाँ, तो आप इसके एग्जाम्पल देखिएगा, विश्व के और द्रव्य के दोनों के, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय।